तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। फिलॉसफी ऑफ रिसर्च, अब तक हम लोगों ने देख लिया कि कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन रिसर्च। रिसर्च के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ वगैरह जो हम लोगों ने देखी थी, वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन आज की क्लास जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिलॉसफी हम लोग देखेंगे कि रिसर्च करने के पीछे जो है फिलॉसफी क्या होती है। तो फिलॉसफी जो होती है उसको हम लोग बेसिकली एक तरीके का जो है पैराडाइम बोल सकते हैं, पैराडाइम ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सम फिलॉसफी ऑफ रिसर्च में फिलॉसफी ऑफ रिसर्च रेफर्स टू फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। इसको हम लोग इनडायरेक्टली जो है पैराडाइम ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हैं। कोई बता सकता है कि पैराडाइम ऑफ रिसर्च में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। और उसको मैंने बताया था कि पैराडाइम ऑफ रिसर्च जो होता है वो जस्ट लाइक ए ग्लास होता है, सन ग्लासेस, या जो हमारे पास स्पेक्टिकल्स होते हैं उस तरीके का होता है। अगर हम अपना पैराडाइम जो है चेंज करते हैं तो रिसर्च की फाइंडिंग जो है वो हमारी बदल जाती है। तो उसी तरीके से फिलॉसफी भी है। फिलॉसफी में क्या होता है कि कोई भी रिसर्च करने से पहले जो है हमारा अपना पर्टिकुलर जो है क्या बिलीव, विश्वास है, और हम किस कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको मानते हैं, वो हमारी रिसर्च को जो है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। इसी को हम लोग फिलॉसफी ऑफ रिसर्च बोलते हैं। दीज फिलोसफिकल परस्पेक्टिव सेफ रिसर्चर अप्रोच टू नॉलेज, ट्रूथ, मेथड यूज टू इन्वेस्टिगेट फेनोमिना। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा विश्वास होगा और जो भी हम सिद्धांत को मानने वाले होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम कैसे किसी नॉलेज को गेन करते हैं, हमारा क्या विश्वास होगा नॉलेज के द्वारा, और उस नॉलेज को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से मेथड को यूज करेंगे, ये सब जो है हमारा उससे परिवर्तित होगा। तो बात करते हैं, जो सबसे पहला जो फिलॉसफी माना जाता है उसको हम लोग पॉजिटिविज्म बोलते हैं। सकारात्मक अ, सकारात्मकवाद, या इसको हम लोग व्यक्तिवाद भी, प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। में प्रत्यक्षवाद या सकारात्मकवाद भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो पॉजिटिविज्म को जो मानने वाले सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफर हैं उनमें आते हैं अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे जो है उनको जो है फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म माना जाता है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म होता क्या है। पॉजिटिविज्म बेसिकली फिलॉसफी की वो ब्रांच है, या एक प्रकार की फिलॉसफी है, जिसमें हम लोग या इनके जो मानने वाले लोग हैं वो इम्फेसाइज करते हैं कि यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। ठीक है। इसको जो मानने वाले जो लोग हैं पॉजिटिविज्म को, खास करके अगस्त काम्टे और दो चार और फिलोसफर होंगे जो बाद में इंस्पायर्ड हुए होंगे, उनका ये मानना है कि हम नेचुरल और सोशल वर्ल्ड, प्रकृति और हमारे सामाजिक विश्व के लिए हम अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उससे कुछ नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, इसके लिए हमें जो है साइंटिफिक मेथड का यूज जो है वो करना चाहिए। तो अब बताइए कि कुछ ऐसे जो फील्ड हैं रिसर्च के जिसमें साइंस का लेना देना कुछ नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री हम मान लेते हैं, हिस्ट्री को मान लेते हैं, सोशियोलॉजी मान लेते हैं, कुछ जो भी ह्यूमनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या हम साइंटिफिक मेथड यूज करके नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं? साइंटिफिक मेथड का मतलब सबको पता है ना। साइंटिफिक मतलब कि कोई प्रैक्टिकल करके, किसी यंत्र से, या कोई भी ऐसा मेथड जिसमें कुछ ना कुछ साइंस लगता है। तो पॉजिटिविज्म के जो मानने वाले लोग थे का बस ये मानना था कि हम किसी भी नेचुरल और सोशल वर्ल्ड के बारे में अगर कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं तो उसके लिए हमको साइंटिफिक मेथड का जो है वो यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद ये जो फिलॉसफी है वो हमारी 19th सेंचुरी में जो है वो आती है, और जो भी हमारे इम्पेरिकल साइंसेस हैं हम लोग अनुभव करते हैं, या कोई
टूल्स या उपकरण जो है लगा के अपने रिसर्च को जो है आगे बढ़ाते हैं, तो जो है ये डेवलप और सेव करने में बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसा कि पता है कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब कि अनुभवजन्य ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने मान लिया कि हमको कोई मेजरमेंट करना है प्रेशर का, तो हमने प्रेशर की कोई यंत्र जो है लगाया, मान लिए कि बैरोग्राफ या बैरोमीटर हमने यूज किया, और वहाँ जो हमको रीडिंग मिली तो वो ऑब्जर्वेशनल है। और वहाँ जो हम लोग जो पूरे फिनोमिना को जो हम लोग करते हैं तो वो एक प्रकार का इम्पेरिकल है। साइंटिफिक मेथड पे ये लोग फोकस करते हैं, जैसा कि पीछे हमने बताया। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये बोलते हैं कि कोई भी रिसर्च किया जाए तो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वस्तु परखता। वस्तु परखता मतलब कि जिस भी पॉइंट के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च केवल उसी पॉइंट पे होना चाहिए, उससे इर्द गिर्द जो है वो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की जो है ये लोग बात करते हैं वेरीफाइबिलिटी एंड फॉल्सिबिलिटी। कोई अगर वेरीफाई करना चाहे तो या तो वो वेरीफाई हो जाए या तो वो जो है गलत हो जाए। जैसे कि यहाँ क्या है, पॉजिटिविज्म एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरीफाइबिलिटी एंड फॉल्सिबिलिटी। इफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस theory should be testable through the empirical method, they should be subject of potential falsification based on the empirical evidence। के बाद क्वांटिटिव एनालिसिस के ऊपर जो है फोकस करते हैं। पॉजिटिविज्म ऑफन प्रायोरिटाइज्ड क्वांटिटिव एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अब जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है कि हमसे किसी ने पूछा कि हम कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे दिनों और बहुत सारे टाइम पे हमको एटमॉस्फेयर का जो है प्रेशर हमको मापना है। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे चार्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, बार बार जो है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापेंगे। वहाँ पे जो भी हमको क्वांटिटिव जो है वैल्यू मिलेगा उसको स्टेटिकल एनालिसिस करके हम अपने कंक्लूजन तक पहुँच। इसके बाद बात करते हैं सेपरेशन ऑफ साइंस एंड मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है एक प्रकार का साइंस ही होता है, लेकिन साइंस से जो है बहुत ऊपर की चीज़ होती है, ऐसा कि हम लोगों ने पीछे बात किया है। प्रोग्रेसिव एकुमुलेशन ऑफ नॉलेज लोग बात करते हैं। एकुमुलेशन मतलब कि संचय होता है और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो यहाँ क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव एकुमुलेशन ऑफ नॉलेज होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें केमिस्ट्री की बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग अगर हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले जब किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाया होगा तो उसमें केवल 54-55 एलिमेंट्स रहे होंगे। उसके बाद 65 हुए, उसके बाद 80 हुए, धीरे धीरे 108 हुए, अभी जो है 110 हुए। तो क्या प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हो रहा है कि ये वाले जो हमको पहले से जो ज्ञात है वो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करेगा, ये जो है इसमें एग्जिस्ट करेगा। धीरे धीरे जो भी हमारा नॉलेज जो है बढ़ेगा वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। क्रिटिक एंड लिमिटेशन जो इसका बहुत सारा है, अभी हम लोगों ने क्रिटिक जैसे कि किया कि ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पे जो है नहीं लागू होगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिविज्म फिलॉसफी है का मतलब समझे आप लोग, बताइए। कोई एक जो है जल्दी से बता दे कि व्हाट इज द पॉजिटिविज्म फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। बताइए अश्वनी, आप ही बताइए। ओके, आप नहीं बोलेंगे कोई बता दे, निधि आप बता दीजिए। बस यही जो इसका कोर वैल्यू है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की। इसको हिंदी में हम लोग उत्तर सकारात्मकतावाद बोलेंगे या उत्तर प्रत्यक्षवाद बोलेंगे। अब इसके जो फिलोसफर हैं
पोस्ट पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ साइंस and research that emerged a response of critique to limitation of positivism, particularly in the सोशल साइंस। अब पॉजिटिविज्म वाले जो थे वो तो बोल के निकल गए कि हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज करके नॉलेज को एक्वायर करें, लेकिन जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें हम लोग साइंटिफिक में साइंस क्या होता है वो जानते ही नहीं है, मतलब साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं कर सकते, तब वो क्या करें, उनको अब जो है वो अपनी एक अलग से फिलॉसफी बनानी पड़ी। वो लोग आए पोस्ट पॉजिटिविज्म में, ये लोग बोलते हैं कि वो लोग जो है कुछ कुछ भी बना के चले गए अपना। ये लोग क्या बोलेंगे अब कि पॉजिटिविज्म एम्फेसाइजेज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फेनोमिना। वहीं पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करेगा, एक्नॉलेज द रोल ऑफ सब्जेक्टिविटी इंटरप्रिटेशन एंड थियरी इन द रिसर्च प्रोसेस। अब वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस था कि जिस वस्तु पे अगर हमको दाब के ऊपर जो है काम करना है तो हम केवल दाब के ऊपर काम करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या होता है रिसर्च का कि हमको जिस चीज़ के ऊपर काम करना उसके अलावा उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है हम लोग ऐड कर देंगे, बहुत मतलब सब्जेक्टिव, इसको व्यक्तिपरक इसमें बोलते हैं कि हमारी जो सब्जेक्टिविटी है, हमारे अंदर जो बायसनेस है, हमारा जो सोशल परसेप्शन है, हमारा खुद का जो एग्जम्पशन है, ये सब सारी चीज़ें भी हमारे नॉलेज का जो है सोर्स हो सकता है हमारे रिसर्च में नॉलेज एक्वायर करने के लिए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमको मिलेंगी उसको हम लोग कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स हैं हमारी उसको हम लोग कैसे समझते हैं और उसको कैसे जो है दूसरे को समझाते हैं, ये चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद थियरी, वहाँ पे जो थियरी वगैरह की कोई बात नहीं थी, रिसर्च के बाद जो थियरी डेवलप होती है, लेकिन यहाँ पे पहले से कोई प्री गिवन थियरी अगर हो तो उस पर हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इसमें क्या है कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिकॉग्नाइज द देयर इज ए ऑब्जेक्टिव reality but it's complex and not entirely knowable. They view reality as existing independently for our perception but acknowledgeable that our understanding of reality is mediated by our subjectivity and interpretation। जैसा कि ऑन्टोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि नॉलेज ऑफ रियलिटी जो होता है उसी को हम लोग ऑन्टोलॉजी मोटी मोटा बोल सकते हैं। तो ये जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं उनका मानना है कि यहाँ जो भी हमारी रियलिटी है उसको हम लोग पूरी तरीके से नहीं जान सकते हैं कभी, मतलब कि संसार को जितना ही समझे हम लोग सोशल साइंस की चीज़ों को, वो कभी अपने में परिपूर्ण नहीं हो सकता है। कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, कभी कोई रिसर्च अपने में परिपूर्ण नहीं हो सकता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जो है चीज़ें छूट ही जाएंगी। तो उसको हम लोग ऑन्टोलॉजी इसमें क्या बोलता है कि कोई जो है कभी पूरी तरीके से रियलिटी जो है वो हमारे रिसर्च के दौरान नहीं जान सकता। एपिस्टेमोलॉजी इसमें हम लोगों ने पीछे बात किया कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है वे ऑफ नॉलेज, कैसे हम लोग नॉलेज तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविस्ट एम्फसाइजेज दैट नॉलेज इज कॉन्जेक्चुरल एंड प्रोविजनल रेदर देन सर्टेन एंड एब्सोल्यूट। अब वहाँ पे तो उन लोगों ने बोल दिया पॉजिटिविस्ट जो थे कि नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट और सर्टेन होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है तो साइंटिफिक मेथड में कभी मेजरमेंट या तो सही आएगा या तो गलत आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट पॉजिटिव सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें नॉलेज जो है कभी सर्टेन और एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकते हैं, ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट का मानना है। दे एडवोकेट फॉर द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड एंड परस्पेक्टिव टू अप्रोच नॉलेज। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं सोशल साइंस के फील्ड में, दैट आवर अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिवीजन एंड रिफाइनमेंट। वही बात है कि बार बार जो रिवीजन और रिफाइनमेंट होता रहता है। ये सबको क्लियर हुआ पोस्ट पॉजिटिविज्म, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं कि इसमें जो है रिसर्च पैराडाइम और रिसर्च का जो डिजाइन और मेथड जो है क्या यूज किया जाएगा। तो सबको अब मोटी मोटा जो है खबर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके का रिसर्च डिजाइन और किस तरीके के मेथड्स ये लोग करेंगे। तो पहला है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म इंकरेज रिसर्चर्स टू एक्नॉलेजेबल देयर एजम्पशन बायस एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट शेप देयर रिसर्च क्वेश्चन एंड इंटरप्रिटेशन। जाहिर सी बात है सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमारा खुद का बायसनेस, खुद का एजम्पशन और जो हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं वो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस और इंटरप्रिटेशंस को जो है
डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथड्स इन पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑफन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच। वो लोग तो बोल दिए कि हम लोग डायरेक्ट जो है क्वालिटेटिव अप्रोच को अपनाएंगे ही नहीं, केवल क्वांटिटेटिव अप्रोच पे बात करेंगे। तो वहाँ ये पोस्ट पॉजिटिव में बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग जो है क्वांटिटेटिव भी बोलेंगे और क्वालिटेटिव अप्रोच को भी अपना कर दोनों को एक साथ लेके अपना रिसर्च को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ओके, इसके बाद वही चीज़ें हैं कि क्वालिटेटिव का हम लोग क्यों करेंगे, डीपर एक्सप्लोरेशन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्टिविटी एक्सपीरियंस करने के लिए क्वालिटेटिव करेंगे। इसके बाद थर्ड है कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट emphasize the importance of hypothesis testing and empirical observation where recognizable theory and interpretations and fallible and subject are revision based on the new evidence। यही बात है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच जब होगा, क्वांटिटेटिव अप्रोच जहाँ हम लोग अपनाएंगे वहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग जाहिर सी बात है कि होगी, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं होती रहेंगी। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस क्या है। पोस्ट पॉजिटिव रिसर्चर क्रिटिकली एनालिसिस देयर फाइंडिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग थियरी एंड पैराडाइम्स, recognizing that all interpretations are subjects are scrutiny and revision। अब हम लोग जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब वो एग्जिस्टिंग थियरी और एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेचर। उन्होंने क्या जो है कमी छोड़ा है अपने रिसर्च में, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो है क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं अपने हम लोग सारे सोर्सेस को, और उसको जो है तरीके तरीके से जो इंटरप्रिटेशन उसके हम लोग करते हैं। दूसरा है कि दे एक्नॉलेज द ऑब्जेक्टिविटी इन एन आइडियल रेदर देन ए रियलिटी एंड एम टू intersubjectivity by encouraging peer review, replication study and transparency in the research practice। तो यहाँ क्या है कि पीयर रिव्यू क्या है कि यहाँ पे जो हमारा फाइंडिंग्स होगा उसको हम लोग पीयर रिव्यू के लिए भेजते हैं। पीयर का मतलब होता है समूह, और रिव्यू का मतलब होता है कि वो लोग देख के बताते हैं कि आपका रिसर्च जो है कैसा है और कैसा नहीं है। उसके बाद रिप्लिकेशन स्टडी, जो पहले प्रीवियस स्टडी जो हो चुकी है उस फील्ड में, तो हम लोग फिर से जो है रीअप्लाई करके बहुत सारी रिसर्च प्रैक्टिस जो है करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्सिविटी एंड एथिकल कंसिडरेशन, इसमें हम लोग ज़्यादा जो है वो वैल्यू करते हैं। एथिकल कंसिडरेशन का क्या मतलब है, पूरी तरीके से हम लोग रिसर्च को बायस ना कर दें, वो एक प्रकार का एथिक्स है। जैसे कि देख सकते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म encourage the reflexivity where researcher reflect their own bias, ethical consideration they may influence their research process and outcome। तो अपने इन सारे गुणों के आधार पे अपने रिसर्च को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन इसमें क्या होता है कि पोस्ट पॉजिटिव रिसर्च emphasize that the importance are respecting the rights and perspective of the research participants, acknowledging the potential impact of the research of individual and कम्युनिटीज जो है। जैसे कि इसमें क्या होता है एथिकल कंसिडरेशन में कि हम लोग जिस को जो है अपने रिसर्च में जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको पहले से सारी चीज़ें जो अच्छे से बता के रखें कि आपको जो है किस लिए इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, इससे जो है आपके कम्युनिटी और इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब जो है एथिकल कंसिडरेशन के ऊपर जो है ये पोस्ट पॉजिटिव बात करते हैं। ओके, इसके बाद प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म को हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसको हम लोग रचनावाद बोलते हैं। रचनावाद बोलते हैं, इसका मतलब क्या क्या पोस्ट पॉजिटिव में embrace pragmatism, recognize the different research methods and paradigms can be valuable in different contexts for addressing different research questions। अब वही बात है कि तरीके का जो पैराडाइम है वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जो है रिफ्लेक्शन हमारा देगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पैराडाइम जो है यहाँ पे अलग अलग पैराडाइम अगर हम लोग यूज करते हैं तो अलग अलग जो है हमको फाइंडिंग से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग
अलग अलग पैराडाइम यूज करने के बारे में ये लोग बात करते हैं। इसके बाद इट एडवोकेट्स द प्योरिज्म इन रिसर्च अप्रोचेस, encouraging researchers to open integrating insight from multiple discipline theoretical framework enrich their understanding complex phenomena। ये बेसिकली जो है मोटी मोटा जो बात किया जा रहा है वो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जो होता है, जिसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके जो है मिला के जब रिसर्च करते हैं, तो उसकी बात इसमें लोग प्योरिज्म में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? गाइस जल्दी से, ये सब जो चीज़ें हैं हमारी इसमें है। इसके बाद आते हैं दूसरा जो फिलॉसफी है, उसको हम लोग इंटरप्रिटेटिविज्म बोलते हैं, व्याख्यात्मकवाद, व्याख्यावाद या व्याख्यात्मकवाद इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको देने वाले हैं जो विल्हम दिल्थे हैं, विल्हम दिल्थे। अगर हिस्ट्री वालों को थोड़ा सा पता हो तो ये जो है बहुत अच्छे जो हिस्टोरियंस एक प्रकार के। अब ये क्या है कि इंटरप्रिटेटिव एंड हार्मोनिस्टिक अप्रोच इन ए फिलोसफिकल एंड मेथोलॉजिकल स्टांस इन द सोशल साइंस रिसर्च दैट emphasizes the importance of understanding human behavior and social phenomena through the lens of subjective meanings and interpretations. Unlike positivism, which prioritizes subjective observation, quantitative analysis, empiricism focus on the subjective experience, meaning and context shape human actions and interactions। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें हम लोग, तो जो हम लोगों ने पढ़ा अभी जैसे इसके पहले पोस्ट पॉजिटिविज्म से बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हमको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन मिलेंगी। तो इसको जो मानने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये जो है पोस्ट पॉजिटिविस्ट प्रकार की थियरी है, उसके अंदर पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है उसके अंदर एक सब अगर हम लोग उसका सब डिवीजन करें तो उसके अंदर इंटरप्रिटेशन जो व्याख्यावाद है वो हमारा आ जाता है। इसमें क्या है, सब्जेक्टिव मीनिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको मिलेंगी पोस्ट पॉजिटिविज्म की। तो बस इतना याद रखेंगे कि ये जो व्याख्यावाद है इसको देने वाले कौन थे, विल्हम दिल थे। और इसको इसका जो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको दिखेंगी वो हमारी पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म के जैसे ही मिलेंगी। जैसे कि सब्जेक्टिव मीनिंग, वहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव मीनिंग के ऊपर। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ भी ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसके बाद क्वालिटेटिव मेथड। अब देखिए यहाँ जो है क्वालिटेटिव मेथड की बात की जा रही है, वहाँ हमारी जो पोस्ट पॉजिटिव है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों थी। तो इसमें इंटरप्रिटिज्म फेवर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट फैसिलिटेट इन द डेप्थ एक्सप्लोरेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मेथड सच एज इंटरव्यू, participants observation, ethnography, textual analysis and commonly used to capture rich detailed data। इसमें हार्मोनिस्टिक के ऊपर जो बात की, द आर्ट एंड थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये कई बार आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हार्मोनिस्टिक, तो हमको याद रखना होगा कि द आर्ट एंड थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशंस को जो है हम लोग हार्मोनिस्टिक जो है वो बोलते हैं। द सेंट्रल ऑफ इंटरप्रिटिस्ट researcher engage the interpretative process to make sense of social phenomena, acknowledging the interpretation in the iterative reflexive process that involves dialogue between the researcher and researched। ये क्या है कि इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है कि जो लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो बातचीत होगी उसको उसके ऊपर ये लोग जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच की बात ये लोग करते हैं। इंटरप्रिटिज्म इनकरेज द होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडिंग सोशल phenomena considering multiple perspective and dimensions। Researcher recognize the interconnectedness of various social factors, seek to capture complexity of human behavior within the broader context। तो खास करके अगर इसके हम लोग बहुत डिटेल से अगर जब इसको पढ़ेंगे तो इतना हमको पता चलेगा कि जो व्याख्यावाद है, इंटरप्रिटिज्म जो है वो हमारा
मैक्सिमम जो इसमें रिसर्च हुआ है वो हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए जो रिसर्च जो किया जाता है वो हम लोग इसमें करते हैं। जैसे कि इसमें जो मेथड्स हैं, इसमें इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी, टेक्सचुअल एनालिसिस, ये सारे जो है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को समझने के सबसे बेस्ट मेथड माने जाते हैं। इसके बाद इसमें रिसर्चर सब्जेक्टिविटी भी आती है, बायसनेस, एजम्पशन और जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो सब आएगी। इमिक पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है कि इमिक पर्सपेक्टिव में विच रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग फेनोमिना फ्रॉम द इंसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्चर एम टू कैप्चर lived experience and meaning as received by the participants themselves। जैसे कि कोई ऐसा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है कि ये चीज़ें जो है कैसे हो रही है। खास करके एथनोग्राफी, एथनोग्राफी जो है एक प्रकार का इंसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू माना जा सकता है, तो वो इमिक पर्सपेक्टिव की बात इसमें की जाती है। क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर पोस्ट ये पॉजिटिविस्ट थियरी फिलॉसफी है, तो ये लोग क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जाहिर सी बात है करेंगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये जो है रिसर्चर एक्सप्लोर हाउ मीनिंग, आइडेंटिटी एंड सोशल नॉर्म्स आर कंस्ट्रक्ट एंड नेगोशिएट विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम यहाँ देखने को देंगी। तो ये तीनों जो है ये मेन जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, अरे फिलॉसफी है हमारे रिसर्च के। क्लियर है क्या सबको? बताइए। थोड़ा सा हो सकता है कि लास्ट वाला जो है थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, क्योंकि ये पॉजिटिविज्म के अंदर एक थोड़ा सा, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर एक थोड़ा सा ये फिलॉसफी है। के बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च की। अब ये जो आपसे आगे जो बातचीत होगी वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हम लोगों ने पहले देखा है, वस्तुनिष्ठता या वस्तु परकता जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी in research refers to impartiality and neutrality maintained throughout the research process, aiming the minimizing bias and personal opinion to ensure the reliability and credibility of study findings. Objectivity in essential scientific inquiry in promotes transparency and rigor और pursuit of truth। अब रिसर्च में जो है ऑब्जेक्टिविटी क्यों जरूरी है, अगर इस पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस करें अपने आप से या रिसर्च आगे हम लोग करेंगे तो पता होना चाहिए हमको कि रिसर्च जिसके लिए किया जा रहा है, हो सकता है कि वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी की हो, सोशल साइंस की कोई थियरी हो, लेकिन सारे रिसर्च में जो है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि उसमें जितना हम लोग कोशिश करें कि हमारा पर्सनल बायसनेस और जिस चीज़ के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपर उस चीज़ पे हो, और ट्रांसपेरेंसी, रगर एंड परस्यूट ऑफ ट्रुथ, ये सब वगैरह जो है हमारी इसमें होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंस है उसमें हम लोग देखेंगे। मिनिमाइजिंग बायसनेस, इनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी। अब ऑब्जेक्टिविटी अगर किसी रिसर्च में ज़्यादा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथड्स इनहेंस द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इसको बोलते हैं शायद, एंड trustworthiness of research findings by demonstrating commitment to impartiality. Researcher can strengthen the validity of their conclusion and build confidence in the broader scientific community। तो ऑब्जेक्टिविटी जो हमारे रिसर्च की होती है का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है मिनिमाइजिंग बायसनेस और इनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी। हम लोगों ने कभी कुछ ऐसा पढ़ा था क्या, कन्फर्मेशन बायस क्या होता है? कहीं तो ये टर्म आया था कन्फर्मेशन बायस कर। कोई बताएगा व्हाट इज द कन्फर्मेशन बायस?
वही बताए जिसको हो सकता है कुछ। ये अचानक से मुझे याद आ गया, अभी मैं पहले एक वेब सीरीज देख रहा था, तो पूरी वेब सीरीज जो है कन्फर्मेशन बायसनेस, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, पंकज त्रिपाठी और कन्फर्मेशन बायस। अब जैसे कि हाँ बायस, हाँ तो वो बायस है, उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन बायस जो होता है, जैसे कि मान लिए कि मैं किसी के ऊपर केस कर देता हूँ, केस कर देता हूँ कि ये चोर है, केस कर देता हूँ ये चोर है। अब वो चोर है या चोर नहीं है, ये कब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक पूरा जो है जांच पड़ताल नहीं हो जाता। तो कन्फर्मेशन बायस, अगर मान लिए कि अगर कोई एक इंस्पेक्टर है जो इस केस की जांच कर रहा है, और वो अगर कन्फर्मेशन बायसनेस का शिकार है, वो क्या करेगा कि जैसे कि मैंने चोर केस किया है कि ये चोर है, वो इसी को कंफर्म कर लेगा कि ये चोर है, और अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो इस चीज़ के लिए लगा देगा, ये प्रूव करने के लिए कि ये चोर है। हालांकि उसका काम क्या था, ये जांच करना कि ये चोर है या चोर नहीं है, ये दोनों काम उसका था। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसी चीज़ को जो है कंफर्मेशन बायस बोलते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग रिसर्च करते हैं, और मान लिया कि हमारा रिसर्च का टॉपिक है, फिर से वही मैं घिसा पिटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वुमेन एजुकेशन एंड टाइम। अब मान लीजिए कि हमने कोई हाइपोथेसिस अपनी डेवलप कर ली कि मिडाइवल इंडिया में, मिडाइवल इंडिया में वुमेन एजुकेशन जो है बहुत कम था। तो ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन। हो सकता है कि हमारी रिसर्च जो है इसको गलत साबित कर दे, हो सकता है कि हमारा रिसर्च जो है इसको सही साबित कर दे। लेकिन अगर रिसर्चर कन्फर्मेशन बायसनेस का शिकार होगा, उसके अंदर कन्फर्मेशन बायसनेस अगर होगी, वो पूरी शक्ति क्या करेगा, अपना इस बात को साबित करने में लगाएगा कि उसने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो पूरी तरीके से सही है। इसके वो दूसरे पहलू के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा कि हो सकता है कि ये हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है। अब समझ में आया बेहतर तरीके से? जैसे कि मेरा जो परसेप्शन है, उस चीज़ को मैं पूरा अपना दिलो जान जो है पूरी तरीके से उसको लगा दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। सेकंड के दूसरे पहलू के ऊपर जो है मैं बात ही ना करूँ, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है। वो है कन्फर्मेशन बायस। थोड़ा सा याद रखेंगे, मैं शायद उस दिन नहीं बता पाया था, इसलिए आज मैं बता। इसके बाद बात करते हैं कि प्रमोटिंग फेयरनेस। अब ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि निष्पक्षता जो है को प्रमोट करने में जो है सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी promotes fairness by ensuring that all relevant evidence and perspective are considered in the research process. This is particularly important in the discipline where researcher findings can have significant societal, economic and policy implication. तो फेयरनेस, निष्पक्ष होना चाहिए रिसर्च का, ये भी हमारा इंश्योर कौन करता है? ऑब्जेक्टिविटी ही रिसर्च कर, ऑब्जेक्टिविटी ही इंश्योर करती है। इसके बाद सपोर्टिंग रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी है, तो वो क्या करेगा कि ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथड्स फैसिलिटेट रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अलाउइंग अदर रिसर्चर एंड टू रिप्लिकेट एंड वैलिडेट स्टडिंग फाइंडिंग्स एंड इंडिपेंडेंटली। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई रिसर्च कर दिया, हमारा जो फाइंडिंग्स है, 10 साल बाद अगर कोई इस पर कोई रिसर्च करना चाहता है, तो
वो अगर मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, जो चीज़ें मैंने लिखी है वो निष्पक्ष है, पूरी तरीके से बायसनेस से फ्री है, और पूरी तरीके से जो है रिलायबल है, तो वो क्या करेगा, उसका जो रिसर्च होगा वो पूरी तरीके से, अगर चाहे तो मेरे रिसर्च के ऊपर लाई कर सकता है कि फलाने ने ये जो है रिसर्च जो की है, हो सकता है कि ये पूरी जो है वो बात सही तरीके से बता रहे हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारे सामने जब सोर्स होता है बहुत सारा, उसमें उन्होंने जो साइटेशन जो किया है, साइटेशन क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, साइटेशन जो किया है, तो जब हम लोग सर्च करने जाते हैं तो उसका जो है कहीं नामो निशान नहीं मिलता है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि उस समय उन्होंने अपने काम को बचाने के लिए जो मर्जी वो लिख दिया, साइट साइट कर दिया, लेकिन फिलहाल जब हम लोग उसको खोजते हैं तो वो जो है हमें नहीं मिलता है। तो वो ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च न होने के कारण जो है गड़बड़ी जो है देखने को मिलती है। तो ये क्लियर है क्या सबसे, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च? ओके। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो है उसको हम लोग विश्वसनीयता बोलते हैं। ये कई प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग। रिलायबिलिटी इन रिसर्च रेफर्स टू कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी of findings or measurement in the critical aspect of research quality, ensuring that the result obtained is stable and trustworthy. Reliability access the extent which measurement and procedure produce consistent and outcome when repeated under the similar condition. अब यहाँ पे क्या होता है रिलायबिलिटी में, जैसे कि मान लिया कि मैंने कोई रिसर्च किया, मैं इसका जो है वेट के एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मेरे पास जो है 10 सेब थे, 10 जो है एप्पल थे, और इनका पूरा वजन जो है मान लीजिए कि 100 जो है किलो, 100 ग्राम यानी कि 1 किलो है, 1 kg है। तो अगर मेरा जो है मेजरमेंट रिलायबल है, अगर मेरा मेजरमेंट जो है रिलायबल है, तो ये सेव को हम लोग उत्तर प्रदेश में अगर मेजर करें तो भी 1 kg होगा, एमपी में मेजर करें तो भी 1 kg होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि विश्वसनीय होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता कि कहीं किसी सब्जी के दुकान से हम लोग सब्जी लेते हैं, तो अगर हमें लगता है कि अंकल आप हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कम तौल लें, तो वो क्या बोलेगा कि बाज़ार में चले जाइए और कहीं भी तौलवा लीजिए, अगर 1 ग्राम का भी इधर उधर आया तो जो जो भी वो इनाम देने के लिए बोलता है, वो क्या रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, कि जो भी हमारा रिजल्ट या जो भी फाइंडिंग्स हमारी मिली हैं वो हमारी रिलायबल होना चाहिए, कि कोई अगर उसको जस्टिफाई करना चाहे बाद में कहीं और से या किसी और जगह पे, तो वो आसानी से जो है जस्टिफाई हो जाए। समझ में आ रहा है रिलायबिलिटी क्या होता है? ओके। अब रिलायबिलिटी जो है कई प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है उसको हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं, इसको अलग से टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। अब स्टेबिलिटी क्या है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी क्या है? टी आर, इसको हम लोग बोलते हैं टी आर रिलायबिलिटी, याद रख सकते हैं, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। अब जो मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास 10 सेव जो हैं, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, इसको कितनी बार ही हम लोग वेट करें, 10 बार करें, 100 बार करें, 1000 बार करें, अगर हमारा मेजरमेंट जो रिलायबल है तो हर बार जो है 1 kg के अराउंड ही आएगा। तो वही जो है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी क्या है, आल्सो नोन एज टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी एक्सेस द कंसिस्टेंसी ऑफ measurement over the time when the time instrument and administrated to the same group of participants on two separate occasions। वही बात बोली जा रही है कि यहाँ पे
टू सेपरेट ओकेशन दिया गया है कि 2 बार अगर जो हमारा ग्रुप है उसको अगर हम लोग मेजरमेंट करें और हमारा जो फाइंडिंग है वो दोनों सेम आना चाहिए। अब जैसे कि 10 लोगों को हमने इंटरव्यू किया, यहाँ पे 2 ओकेशन है, 10 लोगों को हमने इंटरव्यू किया। अगर हमारा रिसर्च जो है स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को अगर फॉलो करता है, तो एक बार मैंने जो उनसे क्वेश्चन किया वो, और कोई अगर आके इसको जो है जस्टिफाई करना चाहता है कि तुमने जो पूछा है वो सही है या नहीं है, वो अगर फिर से आके पूछे, तो जो दोनों में फाइंडिंग्स हमारी आएंगी दोनों सेम हो। ये जो है जनरली बात किया जा रहा है। वही जो बात मैंने बताया कि 10 सेव वाला, कि हमारे पास 10 सेव है तो हम लोग कितनी बार जो है बोले और कितनी बार जो है उसको तौले, और अगर दोनों का जो है वैल्यू सेम आता है वो जो हमारा प्रोसेस टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी फॉलो करेगा। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जो है भर भर के क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, अब ये क्या है, मान लीजिए कि 10 से वाला मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ। पियर्सन रिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है इसको मैं बताने के लिए, एक बार हमने मेजर किया तो हमारा मेजरमेंट हमारा आना चाहिए था 1 किलोग्राम, लेकिन एक बार हमने मेजर किया तो आ गया 990 ग्राम, और एक बार हमने मेजर किया तो हमारा आ गया 110 ग्राम, सॉरी 1010 ग्राम। तो पियर्सन रिलेशन कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि हमारा मेजरमेंट जितना आना चाहिए था उससे जितना इधर उधर आता है, तो उसको हम लोग पियर्सन रिलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड टू क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन द स्कोर ऑफ 10 एट 2 टाइम पॉइंट्स। तो उसी को हम लोग पियर्सन, इसको हम लोग आगे जो है बहुत डिटेल से देखेंगे, इसके क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बनते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, स्टेबिलिटी इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट remains constant over the time, independent and external factor or changes in the participant conditions। एग्जाम्पल इसका क्या है, स्टेबिलिटी कोफिशिएंट 0.85 सजेस्ट हाईएस्ट टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी इंडिकेटिंग दैट द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट yielded कंसिस्टेंसी रिजल्ट अक्रॉस द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे कि एग्जाम्पल में जो दिया गया है स्टेबिलिटी कोफिशिएंट यानी कि पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसका जो नेचुरल वैल्यू जो होता है, आइडियल वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, 1 होता है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अब जितना ज़्यादा 0 के करीब होगा उतना जो है हमारी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी जो है डाउन होगी, और जितना ज़्यादा 1 के करीब होगा उतनी हमारी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी जो है वो अप होगी। समझ में आ रहा है कि जो पियर्सन कोफिशिएंट होता है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, उसकी जो आइडियल वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और इसकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। और अगर हमें यहाँ दिखा रहा है कि 0.85 सजेस्टेड, तो वो स्टेबिलिटी जो है कोफिशिएंट हमारा सजेस्ट करता है कि वन ऑफ द टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी जो है वो हाईएस्ट है। क्लियर है क्या सबको? 0.5 है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि बीच का है, वो समझ सकते हैं हम लोग कि रिलायबल है और नहीं भी है। ये नहीं पूछा गया कि अगर आपको कोफिशिएंट इतना है तो रिसर्च जो है रिलायबल है या नहीं है। आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं कल आपको दिखा दूंगा। भर भर के क्वेश्चन जो इसको हमको देखने को मिला था पिछली बार जो हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे।
इतना समझिए कि इसमें जो चीज़ें मैंने बताया कि पियर्सन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है आइडियल वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू जो है 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। और पियर्सन कोफिशिएंट क्या होता है मैंने आपको बताया। अ, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? ये सारे लोग कारगी अली सब पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, ये अगर हम लोग मोटी मोटा बात करें तो ये कुछ नहीं है, बस इसको मेजर करने की एक यूनिट हम लोग मान सकते हैं। स्टेबिलिटी जो है उसको मेजर करने की एक यूनिट हम लोग मान सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि कोई हमारा जो रिसर्च है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है या कितना ज़्यादा टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को फॉलो करता है। उसको बताने के लिए जो है हम लोग एक कोफिशिएंट यूज करते हैं, एक नंबर को हम लोग यूज करते हैं जिसकी वैल्यू जो है आइडियल वैल्यू 1 होती है। अगर हमारा जो पियर्सन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हमारा जो रिसर्च है पूरी तरीके से रिलायबल हो गया। अगर इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाती है तो हमारा रिसर्च जो है पूरी तरीके से टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को फॉलो नहीं करता है। तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है कि हमारा जो रिसर्च है वो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंस है, कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को फॉलो करने में उसका। मतलब कि देख सकते हैं क्या कि इज कैलकुलेटेड टू क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कितना ज़्यादा कंसिस्टेंस है इसको मेजर करने के लिए बस हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर को जो है हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग पियर्सन रिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, कोरिलेशन। क्लियर है क्या निधि? अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस इसको बोलते हैं पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंस रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट ऑब्टेन फ्रॉम टू इक्विवेलेंट फॉर्म, पैरेलल फॉर्म of the same measurement instruments administrate, administered to the same group of participants. The method of reliability assessment, know the parallel form of reliability, involves comparing across obtain from both form of excess degree of इसको दिखाने के लिए जो है इक्विवेलेंस। अब इसको समझने के लिए जो है थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। मान लें कि हमने फिर से वही घिसा पिटा एग्जाम्पल ले लिया कि 10 एप्पल जो है हमारे पास है। अब इनका वेट मैंने मेजरमेंट किया। एक बार जो है स्प्रिंग जो कैलकुलेटर आता है, जो आइडल लोग जो है सब्जी तोलने वाले लोग पहले लेके चलते थे, ऐसे दो पलड़ा जो बना होता था, फिर हमने मेजर किया, आ गया 1 kg। अब पैरेलल इक्विबिलिटी क्या होगी अगर इसको हम लोग रिलायबिलिटी अगर चेक करना है तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि ऑब्टेन फ्रॉम टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द सेम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे जब रिसर्चर डेवलप टू पैरेलल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बोथ फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर ऑब्टेन टू फॉर्म ऑफ इंडिकेट द डिग्री ऑफ इक्विवेलेंस। अब जैसे कि इक्विवेलेंस का मतलब है कि हम लोग दो तरीके का जो मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो दो रखेंगे और एक ही सब्जेक्ट को दो बार मेजर करेंगे और देखेंगे कि दोनों मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो है हमको कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो जो बात बोली जा रही है कि मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमारे पास एक क्लास है, उसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, ठीक है। अब हमने दो बार टेस्ट लिया और दो तरीके का जो है प्रश्न हमने दिया।
एक बार जो है मान लीजिए कि मैंने कोई अगर क्वेश्चन पेपर दिया, दूसरी बार मैंने दूसरा क्वेश्चन, अब मान लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में किसी का जो है हाईएस्ट नंबर आ गया और इस वाले क्वेश्चन पेपर में जो है उसका लोवेस्ट नंबर आ गया, तो ये जो है इक्विवेलेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाईएस्ट है तो यहाँ पे भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो वो इक्विवेलेंस पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो है सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनको जो है चेक करने के लिए जो है टू इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ द सेम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड। जैसे कि जो चीज़ हमको मेजर करना है वो चीज़ तो हम लोग मेजर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो रहा था कि हम लोग मैथमेटिक्स को ही मेजर कर रहे थे, तो ये मैथमेटिक्स हमारा मेजर करना है। अब इसको मेजर करने के लिए मैंने बताया कि दो हमने क्वेश्चन पेपर बनाए, दोनों का जो है हम लोगों ने सेम ग्रुप को हम लोगों ने दिया सॉल्व करने के लिए, और वहाँ के उनके बीच में जो जो भी मार्क्स उनके आएंगे उनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसको हम लोग डिग्री ऑफ इक्विवेलेंस बोलेंगे। जितना ज़्यादा समानता होगी उसको हम लोग डिग्री ऑफ इक्विवेलेंस बोलेंगे। ये इसके आगे का जो है हम लोग कल शुरू करेंगे। आगे आएगा होमोजेनेटिक। होमोजेनेटिक का मतलब होता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, हाफ स्प्लिट मेथड, हाफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। उसके बाद वैलिडिटी हम लोग पढ़ेंगे, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, प्रोडक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। उसके बाद इफेक्ट इन ड्यूरिंग रिसर्च पढ़ेंगे। तो ये सब जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो कभी जो है हमको देगा नहीं सारी चीज़ें। ओके, तो आज की क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी? हो सकता है कि थोड़ी सी जो है बोरिंग हो, लेकिन मैंने अपना जो है बेस्ट एग्जाम्पल जो है आप लोगों को रखा। ओके।